देखिए बच्चों, बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा समस्या हुई, उसके लिए हमें खेद है। आप देखते रहिए लगातार वीडियो काशी प्रांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से। खंड सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखो, इसको चालू करने के पहले आप ध्यान दें, इतना याद रखिए, मेहनत खूब करिए बच्चों, जम के पढ़िए और अच्छे ढंग से फ्रेश मूड में आराम से बैठ करके पेपर दीजिए। माइंड में हाइपर टेंशन बिल्कुल मत लाइए, और जब आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा आपका। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी पढ़ाई और मेहनत को देख करके थोड़ा सा उनके मन में टीस होता है, तो उनके लिए कहना ये है कि बेटा उनसे बता दीजिए, अब आप भी जान जाइए कि बेटा जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होते हैं। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 31.4 सेकंड में 10 चक्कर की दर से घूम रहा है। तो ज्ञात करना है पिंड का कोणीय संवेग निकालना है आपको, और घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान मास दिया हुआ है। तो इसमें द्रव्यमान की हम बात करें तो इन्होंने द्रव्यमान को आप जानते हैं एम से डिनोट करते हैं। आपका मास दिया हुआ द्रव्यमान एम बराबर दिया है इन्होंने 1 kg, 1 किलोग्राम दिया है। और क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही कह रहे हैं 2 मीटर व्यास के व्यास दिया है, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। तो व्यास हमारा 2 है, तो 2/2 करेंगे तो आपका 1 मीटर आ जाएगा। फिर क्या है, 31.4 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो एन निकाल लें फ्रीक्वेंसी। एन होता है चक्करों की संख्या बटे लगा समय सेकंड में, तो एन चक्कर हमारे कितने बेटा 10 हैं, और समय कितना लग रहा है 31.4 सेकंड आपका लग रहा है। अब आप देखेंगे इसमें, तो इन्होंने कहा पिंड का कोणीय संवेग ज्ञात करो। तो फर्स्ट पार्ट में कोणीय संवेग को जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है आई ओमेगा, और आई नहीं दिया हुआ है, तो आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जे बराबर हमारा आ जाएगा, आई का वैल्यू है एम आर स्क्वायर, यहाँ रख देंगे एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का मान 2 पाई एन। आप देख रहे हैं आपका वैल्यू एम दिया हुआ कितना 1 किलोग्राम, यहाँ पुट कर देंगे। आर का वैल्यू दिया हुआ कितना 1 मीटर रख देंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 3.14 रख देंगे, और एन का वैल्यू 10/31.4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग यू गेट योर क्लियर आंसर। जो भी आएगा वो आपका उतने जूल सेकंड आंसर हो जाएगा, जूल डैश सेकंड, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खा नंबर, कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध स्थापित करो। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो देखिए बच्चों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है। ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका एक अर्थ है, माने ये पृथ्वी है हमारी, ठीक। यहां पर इसका रेडियस जो है आर है, पृथ्वी की त्रिज्या। यहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, ये बिंदु ए पर, और ये रेडियस तो इसकी आर हो गई। इसका जो मास होगा पृथ्वी का द्रव्यमान एम ही होगा, मास आप अर्थ, ये रेडियस आप अर्थ है। तो हमने मान लिया कि कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है जो पृथ्वी तल पर बिंदु ए पर रखा हुआ है, और पृथ्वी त्रिज्या आर त्रिज्या एम ही है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इस यम द्रव्यमान के पिंड के पृथ्वी द्रव्यमान यमी के कारण इस पे यम द्रव्यमान पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, यह बराबर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जी m1 माने पहला द्रव्यमान आपका यमी है, इंटू m2 माने दूसरा द्रव्यमान हमारा स्मॉल m है, बटे आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी क्या है आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दिया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के 2 नियम थे।
न्यूटन के द्वितीय नियम से इसमें ग्रेविटी उत्पन्न होगी एक्सीलरेशन के F के, तो द्वितीय नियम F बराबर ma होता है, तो एक जगह g फल लेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा, LHS के बराबर है, तो RHS बराबर होगा या F की वैल्यू इससे उठा के इसमें रख दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा mg बराबर, mg इक्वल टू बायां पक्ष बाएं बराबर दाहिना दाहिने के, तो बराबर हो जाएगा g m अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो गया, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा, सॉरी ये GME अपॉन ये था हमारा, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी बराबर क्या आएगा, कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर। ये आपका रिलेशन प्राप्त हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में, जहां जी का है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बच्चों, कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है एमई और रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, तो ये आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ऐसे आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन नंबर खा के बाद गा में आते हैं। कह रहे हैं 100 किलोग्राम व 1000 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। चलिए दो पिंड हैं, एक पिंड मान लिया हमारा एक पिंड ये है, नहीं दिख रहा है इसमें, तो देखते हैं कलर चेंज करते हैं इसमें। हाँ देखिए बच्चों, इन्होंने कहा एक पिंड ये है आपका, एक पिंड ये है, दो पिंड हैं। पहला पिंड हमारा है 100 किलोग्राम का, दूसरा है 10,000 किलोग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 100 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा वाला कितना है आपका 1000 किलोग्राम है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास को m1 मान लिया है, इसको m2 मान लिया। ठीक, और एक दूसरे से ये इन्होंने कहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दे आर अपार्ट 1 मीटर टू ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इन्होंने कहा यह है कि भैया ये बताओ कि इनको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन देख रहे हैं ज्वाइनिंग लाइन दी है, इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र शून्य होगा, परिणामी गुरुत्वीय। हमने मान लिया कि 100 किलोग्राम के द्रव्यमान से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु ये हमारा P है, यहाँ पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र जो होगा आपका शून्य होगा। तो ये डिस्टेंस अगर x बच्चों टोटल 1 थी, तो ये कितनी बचेगी 1 - x। ठीक है, तो नाउ अब हम निकाल लेंगे एट पॉइंट P बिंदु P पर परिणामी गुरुत्वीय बल क्षेत्र अनुका 0 है, माने I बराबर क्या है 0। तो I क्या, इसके कारण इधर को I1 होगा, इसके कारण इधर को I2 होगा, तो परिणामी जो इनका गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय बल क्षेत्र को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा I2 - I1 बराबर 0, या I1 बराबर I2 इसको लिख सकते हैं कैसे, ये इधर रखा माइनस के, उधर गया माइनस का I2 माइनस करके I1 बराबर I2। I बराबर होता है बच्चों I = GM बटे R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे, तो I1 के लिए क्या होगा, G तो वही होगा, M हमारा मास M1 हो जाएगा 1 के लिए, और बटे डिस्टेंस क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी, बराबर ये G M2 I2 के लिए बटे R2 स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर कर देंगे। तो जरा देखिए G से G कैंसिल हो गया, x1 हमारा ये R1 जो होगा ये हमारा R1 होगा x, और R2 क्या हो जाएगी 1 - x, उठा के यहाँ रख देंगे। M1 की वैल्यू है 100 है, और अपान M1 बटे R1, R1 कितना है x स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर M2 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 1000 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया है 1000, यहाँ पर रख दें तो 1000 1 2 3 0 रख दिया। ठीक है, 1000 नहीं 10,000 है शायद, 10,000 दिया अपॉन R2 स्क्वायर, तो 1 - R2 की वैल्यू कितनी है 1 - x,
इसका स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए इसमें क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कट गए आपके। वर्गमूल ले लें दोनों पक्षों के, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 आएगा, x का x होगा, तो आपका हो जाएगा 1। इसके बाद इधर देख ले 1 अपॉन x, इसका वर्गमूल x बराबर इधर 100 का 10 होगा बटे 1 माइनस एक्स का वर्गमूल जब लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 10x के, तो इसको इधर लेंगे तो 10 11x हमारा हो जाएगा बराबर, ये माइनस का x उधर गया प्लस का हो गया, तो 10 और ये 10x था 10x में एक x ऐड हुआ 11x हो गया, बराबर बचा 1। तो आपका x जो आएगा x बराबर, सॉरी ये x बराबर यहाँ पे जो आएगा वो कितना हो जाएगा, इसके हाथ में भाग देंगे 1/11 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू। मतलब ये है कि पिंड 100 किलोग्राम के पिंड से 1/11 मीटर की दूरी पर इन दोनों का परिणामी गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग जल्दी से भी चलना पड़ रहा है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घा में ये कह रहे हैं सूर्य से 2 ग्रहों की औसत दूरियां क्रमशः 10 के पावर 13 एवं 10 पावर 12 मीटर है, तो ग्रहों के आवर्त कालों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए दूरियां दी हुई हैं, तो सूर्य से 2 ग्रहों, पहले ग्रह की दूरी हमने मान लिया पहला ग्रह है, तो पहले ग्रह की जो दूरी होगी बच्चों उसको मान लिया r1, कितनी है r1 बराबर 10 के पावर 13 दिया हुआ है आपका, कामा दूसरी डिस्टेंस जो दी है वो r2 होगी, r2 बराबर कितना दिया है 10 के पावर 12 दिया हुआ है मीटर, ठीक लिख दिया है यहाँ पे आपने। तो अब इन्होंने कहा है, कह रहे हैं आवर्त कालों, इन ग्रहों के आवर्त कालों का अनुपात ज्ञात करो, यानी T1 रेशियो T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आवर्त काल को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ कैपलर के तृतीय नियम से इनका नियम होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चाहे तो इससे टी की वैल्यू निकालें तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर, इसका घात में भाग हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको चाहे लिख सकते हैं T1 बटे T2, ये आपको बताया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इससे टी की वैल्यू निकाले जिसका भाग हुआ 3/2 हुआ, तो ये आपका हो जाएगा T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा इधर R1 बटे R2 का पावर 3/2। R1 की वैल्यू रख दें, R1 का मान है 10 के पावर 13 बटे R2 की वैल्यू कितना है बच्चों 10 के पावर ये 12 दिया गया है, ठीक है। इस टोटल का होल पावर ये आपका 3/2 है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 10 की पावर 13 ऊपर जाएगा 12 में 13 में 12 गया 1 है 10 बटे 1 का पावर 3/2 बचा, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर 10 पावर 3 बटे 2 को लिख सकते हैं 10√10 और अपॉन क्या बचा ये 1 के पावर चाहे जितना हुआ नहीं आता है, तो आपका ये रेशियो आ गया। देखिए 10 के पावर हाफ है ये 1 है, तो 1 + 1/2 करेंगे 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होता है 3/2, तो इसको हम ये राइट कर सकते हैं। तो आपका जो रेशियो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 10√10 रेशियो 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे आप इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दा है इसके बाद खंड दा और या पार्ट इसका लास्ट है, तो इसमें देखिए आराम से नॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो आप खंड दा में यहाँ तक क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक आसानी से हल करना है और सारे चैप्टर्स को आप लोग
दोहराएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में लास्ट से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते तो हर चैप्टर लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन टच करेगा। आप सारे पहले थ्योरी क्वेश्चन देख डालिए, एग्जाम्पल्स, विशेषकर एग्जाम्पल जो किसी सेशन में पूछे गए हैं उनको जरूर देखना है, ठीक है, उनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से आराम से देखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। और उसमें कहा भी जाता है कि मेहनत से डरना भी नहीं चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगाए उगा है, गुनाह क्या किसी के उगाए उगा है। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बने रहिए आप काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है चौथे का। इन्होंने कहा कक्षी वेग तथा पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें कक्षी वेग और पलायन वेग में रिलेशन फाइंड करना है आपको। कैसे निकालेंगे? इन्होंने कहा है कक्षी वेग, तो कक्षी वेग इसमें से यहां इधर बता देता हूं मैं, बहुत आसान है कि हमारा कक्षी वेग जो होता है बच्चों, कक्षीय वेग, इसको वी नॉट से व्यक्त करते हैं। वी नॉट बराबर होता है √GRE, GRE इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और RE रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है आपका, कक्षी वेग है। तथा पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है देखते हैं इसको। पलायन वेग का फार्मूला जो होता है आपका, पलायन वेग, इसको बच्चों V से डिनोट करते हैं। V बराबर होता है √2GRE। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। अब क्या करें, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिए, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आपका बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग होगा, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा VE अपॉन V नॉट बराबर √ इसका दाहिना पक्ष क्या है 2GRE, 2GRE और अपान √GRE। तो देखिए GRE से GRE कैंसिल हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे आप, यहाँ पे 1 बचा, तो V बराबर हमारा आ जाएगा √2V नॉट। ये रिलेशन हो गया आपका। मतलब ये हुआ कि पलायन वेग कक्षी वेग का तो ये रिलेशन हमारा हो गया था कक्षी वेग और पलायन वेग का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/10 है। इन्होंने कहा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। तो हमारा प्रश्नानुसार बच्चों दिया है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान हमने मान लिया कि देखिए इसमें मंगल ग्रह का द्रव्यमान जो होता है हमने मान लिया यम, चाहे तो एम भी मान सकते हैं आप, मास ऑफ प्लैनेट्स, तो mm, मंगल ग्रह का द्रव्यमान हमारा पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। तो यम बराबर आपका दिया है बच्चों me/10 लिख दिया, तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की, माने मंगल ग्रह की त्रिज्या दैट इज RM बराबर दिया है पृथ्वी की त्रिज्या की 1/2 है, यानी RE/2। देखो कह रहा है, फिर से ध्यान दें, इन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह का द्रव्यमान यानी mm, पृथ्वी की द्रव्यमान यानी me का 1/10 है, दैट इज mm = me/10। एंड सेकंड कंडीशन, रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ RM = RE/2, पृथ्वी के त्रिज्या की आधी है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग दिया इन्होंने VE, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग VE दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना है। तो कह रहे हैं कि
मंगल ग्रह का पर पलायन वेग ज्ञात करो। तो मंगल ग्रह पर पलायन वेग क्या होगा हमारा वीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। पलायन वेग का फार्मूला आप पढ़े थे पृथ्वी के लिए, वी बराबर होता है √2 GRE, ये पढ़े थे पलायन वेग। अब इसमें बात ये आती है कि GRE, इसमें एम को भी सबमिट करना है, रेडियस को सबमिट करना है। तो देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन अभी बताए थे इसके पहले। स्मॉल जी बराबर आप पढ़े थे कैपिटल स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल GME और अपान RE स्क्वायर, ये होता है। इससे GME की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे क्रॉस गुणा करके, तो GME बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ऐसे कर दीजिए, GME इक्वल टू आ जाएगा GRE स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जी तो है, RE है, स्क्वायर नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसमें V बराबर √2GRE का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो RE जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा RE स्क्वायर और RE का नीचे भाग दे दिया RE। तो अब आप हमारा जो रिलेशन मिलेगा कि V बराबर मिल जाएगा बच्चों, V बराबर देखिए 2GRE √2 और GRE स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं GME, तो हो जाएगा GME और अपान ये क्या हो जाएगा आपका RE हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए V बराबर आपने रख दिया √2GRE स्क्वायर की जगह GME रख दिया बटे RE, ये हमारा हो गया पृथ्वी के लिए। ठीक, अब हम अगर ग्रह पर निकालें तो ग्रह के लिए हमने माना था VM, ये लिखा हुआ है ग्रह का पलायन वेग। तो ग्रह के लिए हमारा हो जाएगा, ग्रह के लिए जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सीधा सा सवाल है, तो आपका VM हो जाएगा बराबर √2GME की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, MM हो जाएगा और अपान RE जगह क्या हो जाएगा RM हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए वैल्यू VM, जो चाहिए इसको ऊपर रखना होता है, तो 2 में 1 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देते हैं, तो आपका हो जाएगा VM अपॉन V बराबर, VM की वैल्यू रख क्या है ये हमारी थी GMM बटे RM, GM और M सफिक्स में है, सॉरी GMM बटे RM √2GMM बटे RM और बटे V, जब इसका भाग देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा RE बटे 2GME हो जाएगा यहाँ पे। तो 2G से 2G हमारा कट जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो VM बटे V का मान 11.2 था, 11.2, इसको यहाँ रख देंगे बराबर, यहाँ पे क्या बचा MM का वैल्यू क्या है, MM कंडीशन ME बाई 10 थी, तो MM का मान रख देंगे ME बटे 10 और अपॉन RM क्या था RE बाई 2 था, RE बाई 2 रख दिया और इंटू ये RE और इधर हमारा ME हो गया। अब आप इसको देखेंगे कि ME से ME आपका कैंसिल हो जाएगा और RE से RE आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/10 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आएगा √2/10। ठीक है, तो बराबर 2 से काटेंगे तो 1/√5। ठीक, तो VM का वैल्यू निकालेंगे तो आपका इसका इसमें VM हमारा इतना बचा, तो 1/√5 का मान वैल्यू होता है, वर्गमूल निकाल 2.236 होता है बेटे। ठीक, अब तो VM का वैल्यू निकालेंगे सर तो गुणा हो जाएगा, तो आपका VM बराबर आ जाएगा 11.2 ऊपर जाएगा ये वाला और नीचे क्या है ये यहाँ जाएगा, ये नीचे है आपका 2.236। इसको हल कर लेंगे, नियर अबाउट आपके 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपका आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत चुने हुए प्रश्न रखे गए हैं हर चैप्टर को टच करते हुए, तो इनमें थोड़ा आप देख लेंगे इस टाइप के और क्वेश्चंस, तो आगे ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा है, यंग प्रत्यास्थता
यंग प्रत्यास्थता, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रत्यास्थता होगा, प्रत्यास्थता। गुणांक को सूत्र मात्रक व विमा सहित समझाओ। तो आप जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक को बच्चों वाई से डिनोट करते हैं। वाई बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ये आपका दिया हुआ है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अब y बराबर प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, और विकृति क्या होती है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक दृढ़ आधार है, यहाँ पर कोई एक तार है लटका हुआ है, इसकी लंबाई कैपिटल एल है, ये इसका एरिया, रेडियस आर होगी, तो इसका एरिया जो होगा ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया देखिए इधर, इसका क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। चलो आगे बता दें। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक भार mg लटका दिया, तो इसकी लंबाई में वृद्धि जो हो गई वो स्मॉल एल की वृद्धि हो गई। तो जरा देखिए ये रख देंगे तो y इक्वल टू फार्मूला बनेगा, ये एफ बटे ए तो रहेगा ही, ये पलट के गुणा हो जाएगा तो कैपिटल एल बटे स्मॉल एल हो जाएगा। एफ जो होता है कितना बल लटकाया आपने, mg, तो एफ बराबर mg हो गया। और एरिया क्या होता है बच्चों, तार का वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर यहाँ रख दिया। तो रखते हैं तो y बराबर हमारा फार्मूला बनेगा mg इंटू कैपिटल एल बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, ये फार्मूला बन गया। मात्रक की बात करते हैं अगर, तो मात्रक हमारा जो इसका यूनिट होगा बच्चों वो देखें, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल का होता है न्यूटन और बटे क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति देखना है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक, इसका मीटर, मीटर कट गया, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, या पास्कल भी लिख सकते हैं क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब का मात्रक जो होगा वही इसका होगा। बीमा की अगर बात करें तो बीमा भाई इसकी कोई बीमा होगी नहीं, बल की बीमा आप जानते हैं MLT माइनस टू, माने जो दाब की हो वही इसकी होगी MLT माइनस टू, और बटे एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे आप तो आपका क्या मिल जाएगा, ML माइनस वन टी माइनस टू, ML माइनस वन टी माइनस टू, ये इसकी बीमा मिल जाएगी। ठीक, परिभाषा क्या होगी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आप सीधे कह सकते हैं द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज कॉल्ड दिस। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, अथवा ये कहते हैं लघु विकृतियों की सीमा के अंदर, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे प्रत्यास्थता क्या है, लघु विकृतियां क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक y कहते हैं। y बराबर ये फार्मूला इसका निकला है, मात्रक हो गया, बीमा हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। यंग प्रत्यास्थता के बाद क्वेश्चन नंबर घ है। घ नंबर में 1 मिलीमीटर स्क्वायर एक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र है के स्टील के तार, तो ये क्षेत्रफल दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है घ नंबर में। तो देखिए बच्चों इन्होंने जो कहा है प्रश्न में, बहुत ही बढ़िया ढंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं क्षेत्रफल दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए कितना दिया है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। 1 मिलीमीटर आप जानते हैं एक एमएम जो होता है वो 10 के पावर माइनस 3 मीटर के होता है। तो मिलीमीटर को जब मिलीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे इसको तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 पावर माइनस कितना होगा 6 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 × 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया है। आप क्या कह रहे हैं, स्टील के तार को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दो दृढ़ आधारों के, दो दृढ़ आधार है उनके बीच में कस दिया जाता है।
यदि अब तार का ताप घटाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो इन्होंने कहा तार में उत्पन्न तनाव बल ज्ञात करो। तनाव बल पूछ रहा आपसे, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, अल्फा का मान दिया गया है आपका, ये दिया है 1.1 गुणा 10 की पावर -5 और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इन्होंने क्या दिया है, ये साथ में यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई का मान दिया 2 गुणा 10 के पावर 11 दिया है शायद, हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू वाई की दी है। अब क्या कह रहे हैं, यह पूछ रहा है, यह बराबर होता है, यह बराबर वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका टेम्परेचर है, तापांतर है, तो तापांतर डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, ये 50 से 30 किया गया है, तो आपका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 50 माइनस का 30 बराबर हमारा आ जाएगा ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए इस सूत्र में y का मान दिया गया है आपका ये 2 गुणा 10 घाते 11, a आपका क्षेत्रफल दिया है 1 गुणा 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू दिया है 1.1 गुणा 10 पावर -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आप उठा के इसमें रख देंगे, डेल्टा टी रख देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका f का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आपका आएगा उतने न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर एंगा है इसका, श्यान बल या बराबर 6/8 का निगमन के दिए। तो जब कोई गोली किसी द्रव में गिरती है, एक गोली है किसी अनंत विस्तार वाले द्रव में जब गिरती है तो इस पर इसका भार mg नीचे काम करता है, ऊपर की तरह के श्यान बल लगता है F बराबर 6π/RV। तो इसमें देखिए ये बल लगता है F बराबर 6π/R/V। ये भी आपका सीमांत वेग है। तो इसमें जब इसमें रखेंगे तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड आप पढ़े होंगे, डेरिवेशन आपको पढ़ाया गया होगा कि हमारा फोर्स जो होता है, फोर्स एफ जो होता है, ये श्यान बल जो काम करता है स्टोक्स के नियम से, वो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव ईटा, एन नहीं ईटा है आपका, ईटा पर निर्भर करता है, आर पे निर्भर करता है और वी पे निर्भर करता है ना। तो अब इसमें ईटा हमारा क्या है, श्यानता गुणांक है, तो इसकी पावर a मान लेते थे, इसकी पावर b मान लेते हैं, इसकी पावर c मान लेते हैं। तो f बराबर इसको हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ईटा की पावर a और r के पावर b हो जाएगा और इंटू v की पावर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे। बीमा लिखने के बाद आप जानते हैं, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे आपने, इसमें कई बार रिवीजन किया होगा। तो दोनों पक्षों बीमा लिखने के बाद में फिर इनकी बीमी सूत्रों को, घातों की तुलना कराते हैं, तो आपको 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं इनके बारे में। उन 2 या 3 समीकरण उनको हल करने के बाद ABC का मान निकाल लेंगे। तो आप जब इसको हल करेंगे तो जब बीमा लिखेंगे तो इसकी बीमा, हमारी बल की बीमा क्या होती है, लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, जब आप बीमा लिखेंगे भैया तो बल की बीमा MLT-2 होती है। क्या होती है, MLT-2। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ईटा की होती है ML-1 T-1, ML-1 और T-1 होती है। तो देख लें इसको, ML-1 T-1 ईटा की, इसका पावर है a लगा देंगे, आर्क त्रिज्या है तो उसकी l होती है, पावर b लगा दिया, ये v वेलोसिटी है, वेग की जो होती है LT-1 बीमा होती है, पावर c लगा दिया। अब इनको जोड़ घटा लें, जोड़ने घटाने के बाद ABC पदों में समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से तुलना करा के तो आपको a का वैल्यू जो मिलेगा
और ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू जो आपके प्राप्त होंगे, ए का मान 1 आएगा, बी का मान 1 आएगा, सी का मान 1 आएंगे। अब ए बी सी के वैल्यू ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कामा बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा या बराबर, देखो के ईटा और पावर ए है तो 1, आर की पावर बी का वैल्यू 1 आया है, इंटू वी के पावर सी का वैल्यू जो है 1, हल कर लेंगे। और बाय एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट के की वैल्यू इसके लिए होती है 6 पाई श्यान बल के लिए, तो आपका फार्मूला आ जाएगा निकल करके या बराबर 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, देखें थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको। कह रहा निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5वें का है, कह रहे ससंजक तथा असंजक बल पर टिप्पणी लिखो। तो ससंजक कोएसिव फोर्स है, ये एडहेसिव फोर्स है। तो ससंजक बल जो होता है बच्चों इसमें ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ माने जैसे जल और जल ले लें, जल कामा जल, या कांच कामा कांच लेते हैं, कांच और कांच के अणुओं के बीच, ठीक, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जबकि असंजक बल जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसका ठीक उल्टा है कि भिन्न भिन्न पदार्थों जैसे जल और कांच, जल का कांच के ऊपर जल रख दें तो जल का बूंद रख देंगे तो जल और कांच, जल के अणु अलग हो गए, कांच के अणु अलग हो गए, भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए। तो भिन्न भिन्न पदार्थों जैसे जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वें का खा। देखिए बच्चों 5वें का खा क्वेश्चन इन्होंने क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव ही हमारा दिया हुआ है, इस पृष्ठ तनाव को बच्चों कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना 1.9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर है, 2 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास हमारा दिया है। व्यास का मतलब समझ रहे हैं आप, डायमीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो देखो डायमीटर कितना है, 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हुआ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। आप जरा देखिए बुलबुले को फूंक मारकर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए किया गया कार्य पूछ रहा है, कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए साबुन से बनी फिल्म और बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, तो इसके दोनों पृष्ठों में पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि जो होती है वो 2 डेल्टा ए होता है। तो W बराबर फार्मूला होता है बच्चों कैपिटल T इंटू डेल्टा ए, कैपिटल T इंटू डेल्टा ए। चूंकि बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं तो 2 का एक पृष्ठ का डेल्टा ए हुआ वृद्धि, दूसरे में दोनों का तो 2 डेल्टा ए हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, कैपिटल T का वैल्यू आपका दिया हुआ 1.9 × 10 के पावर -2 इंटू 2 और इंटू डेल्टा ए का जगह डेल्टा ए का वैल्यू रख दे। डेल्टा ए नहीं दिया ना, तो डेल्टा ए की जगह क्या हो जाएगा, आपका गोला है, गोला बुलबुला गोलाकार होता है, गोले का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 4πr²। तो देखिए आर की वैल्यू दी, पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14 होती, रख देंगे, और आर का वैल्यू ये हमारा दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻², इसमें रख देंगे। W बराबर जो भी वैल्यू आ जाएगी उतने जूल आपका आंसर होगा, इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद में फिजिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बस लास्ट है, कितना बचा हुआ है सब निपटा जा रहा है और आसानी से ये क्वेश्चन हो गया खा। गा नंबर का रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाओ
तथा रेखीय, तो रेखीय प्रसार क्षेत्रीय गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये लिखा हुआ है, तो रेखीय प्रसार गुणांक आपका, रेखीय स्पेस बढ़िया मिल गया है, प्रसार प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं। अल्फा वह होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप वृद्धि, ताप वृद्धि, ये होता है। तो अल्फा इजकल टू हो जाएगा लंबाई वृद्धि डेल्टा एल हो गई, प्रारंभिक लंबाई एल डेल्टा टी। तो इसमें देखो बच्चों परिभाषा सूत्र से ही निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हम इसमें डेल्टा टी इजकल टू कितना ले लें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो 1 लेंगे तो आपका अल्फा की वैल्यू क्या बचेगी, अल्फा इजकल टू बचेगा डेल्टा एल और अपॉन एल। ठीक, ये आ गया, परिभाषा इसी से निकल आएगी। देखिए किसी पदार्थ के क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। फिर से देख लें, मैंने बताया किसी पदार्थ की क्षण है, इसका ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाली जो वृद्धि, जितनी वृद्धि होती है और प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक इसका अगर यूनिट आप लिखेंगे बच्चों, आराम से सूत्र से निकाल सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। कैसे, ये डेल्टा एल लंबाई मीटर, इसका भी मीटर, मीटर से मीटर कर गया, 1 बटा टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका क्या हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स क्या हुआ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या, ऐसा इन्होंने पूछा है क्षेत्र रेखीय प्रसार गुणांक और कह रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो देखो बेटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को आना वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बने रहिए आप चैनल में। देखिए कुछ टेक्निकल खराबी आ जा रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात कर रहा था, रेखीय प्रसार गुणांक आपको बता दिया था।
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में इसको बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए पर प्रारंभिक क्षेत्रफल ए इंटू ताप वृद्धि, तापांतर कहते हैं, डेल्टा टी होता है। इसमें भी यदि हम अगर डेल्टा टी की वैल्यू ले लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका बीटा की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो 1 रखेंगे तो आपका डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ए बटे ए। तो परिभाषा इससे भी निकल आई, किसी पदार्थ के वर्गाकार पटल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा माने बढ़ाने पर, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों इन्होंने पूछा है नेक्स्ट, कह रहे हैं क्षेत्र रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखो। तो देखिए अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर, अल्फा तो ऐसे लिख देंगे, रेशियो बीटा बराबर होता है 2 अल्फा और गामा बराबर होता है 3 अल्फा। उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो जरा देखिए, तो अल्फा, ये अल्फा रेशियो बीटा की वैल्यू कितना है 2 अल्फा, रेशियो गामा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 अल्फा। अल्फा एकम अल्फा, अल्फा से अल्फा डिवाइड कर दिया आपने तो आपका बचेगा 1:2:3। ये रिलेशन आ गया अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू, ये रिलेशन हमारा प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है समान लंबाई तथा समान क्या है, समान लंबाई तथा समान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। समान लंबाई और समान व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में सटाकर रख दी गई हैं। 3 छड़ें ले ली भाई, चलो मान लिया एक छड़ ये है, एक ये 3 छड़ें श्रेणी क्रम में सटाकर रखी गई हैं। तो इनकी लंबाई समान है तो इसकी लंबाई यल मान ली, इसकी यल है, इसकी यल है। तो और व्यास समान है, रेडियस समान है, रेडियस समान है तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। अब कह रहे हैं कि इनकी उनका ऊष्मा चालकताओं का अनुपात दिया है। ऊष्मा चालकता को के डिनोट करते हैं बच्चों, तो इसमें के सबमिट कर दें तो ये के एकम के, यानी ये इसका के है, इसकी 2k हो जाएगी, ये 3 अनुपात में है तो इसका 3k हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, साम्यावस्था में प्रथम और अंतिम क्षणों के बाहरी सिरों के ताप क्रमशः दिए 100 डिग्री से, प्रथम क्षण का बाहरी सिरा ये है, अंतिम क्षण का बाहरी सिरा ये, तो ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहिए। अब मध्य पृष्ठ का जो ताप है तो इनके मध्य इन्होंने कहा है, तो कह रहे हैं दोनों संपर्क तलों के ताप ज्ञात करो। इसका संपर्क तल ये है, इसका संपर्क तल ये है, तो इसका ताप हम मान लेते हैं θ1 है, इसका क्या है θ2 है। तो देखो बच्चों, साम्यावस्था में या ऊष्माचालन की स्थायी अवस्था में श्रेणी क्रम में जुड़े गुटकों में या चालकों में या छड़ों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होती है। तो जो पहले में होगी H1, दूसरे में होगी H2, तीसरे में H3, तीनों समान होगी। तो H बराबर जो होता है, H बराबर फार्मूला में बता देता हूँ, KA θ1 माइनस θ2 अपॉन स्मॉल l होता है, यहाँ पर रख देंगे। तो H1 के लिए क्या हो जाएगा, K हमारा K है, एरिया A है, θ1 माइनस θ2 की अगर बात करें तो 100 माइनस ये 100 माइनस θ1 होगा, तो 100 माइनस θ1 बटे लंबाई l है बराबर दूसरे की H2 बराबर K इसमें कितना है बेटा 2K दिया हुआ, कितना दिया है 2K, तो ये हमारा हो जाएगा 2KA और टेम्परेचर कितना होगा ये माइनस ये, तो θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 बटे स्मॉल l बराबर। अब तीसरे के देखें, तीसरे में क्या है के हमारा 3K है, तो ये हो जाएगा बराबर 3KA और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा θ2, ये θ2 था आपका, θ2 ये θ1 था, तो θ2 माइनस 20, θ2 माइनस का 20 बटे लंबाई स्मॉल l। ठीक, अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको बराबर इसके कर देंगे, एक समीकरण मिल जाएगा, फिर इसको इसके कर दें, समीकरण 2 मिल जाएगा। उन समीकरणों को हल करके θ1 θ2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, आपका सबसे पहले इसको बराबर इसके लेते हैं हम, तो KA 100 माइनस θ1 बटे स्मॉल l है हमारा, और बराबर ये है 2KA और θ1 माइनस θ2 और बटे स्मॉल l है आपका। तो देखो KA से K कट जाएगा हमारा, ये
कट गया, यल से यल कट गया, आपका बचा क्या ये 100 माइनस θ1 और 2 θ1, इधर बचेगा 100 माइनस का θ1 बराबर ये 2 θ1 माइनस का 2 θ2, इसको इधर ले आइए तो आपका माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो कितना होगा θ1 प्लस का हुआ 2 1 3 θ1 माइनस 2 θ2, तो इससे हमें जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा कि 2 θ1 नहीं 2 1 3 सॉरी 3 θ1 होगा और माइनस का ये 2 θ2 बराबर ये 100 है हमारा इधर, तो क्या मिल गया 100। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। ऐसे दूसरे वाले को अगले वाले के दूसरे के बराबर कर देंगे तो आपको समीकरण नंबर दूसरा मिल जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, θ1 θ2 के मान आपको निकल के आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंगा नंबर, इन्होंने कहा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है Q बराबर होता है बच्चों डेल्टा, इसको बता रहा हूं मैं, Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W, ठीक, जहां W आपका निकाय द्वारा किया गया कार्य है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, कृत कार्य, और डेल्टा U है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, एक परिभाषा देखिए इसी से निकल आएगी। और ये निकाय को दी गई ऊष्मा, आपको ये है निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, देखिए परिभाषा ऐसे, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो ये दो भागों में व्यय होती है, एक भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होता है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हुआ। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं इसको चाहें तो डी बराबर डी यू प्लस डब्ल्यू भी राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद में है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो इसमें विशिष्ट ऊष्मा में हमारा एक क्यू, किसी वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो वस्तु को दी गई ऊष्मा जो होती है वस्तु के द्रव्यमान और ताप वृद्धि के अनुपाती होती है। क्यू बराबर जिसको उठाते हैं कांस्टेंट सी आता है, यम इंटू डेल्टा टी, सी की वैल्यू निकालेंगे, सी इक्वल टू क्यू बटे हो जाएगा यम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे सी आपका कांस्टेंट है, इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ये हमारा सी कांस्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं इसको, ठीक है। अब इससे डेफिनेशन विशिष्ट ऊष्मा का निकालना है, इसमें क्या करेंगे, यदि हम यम का वैल्यू बच्चों 1 ग्राम ले लेते हैं, ठीक, और डेल्टा टी बराबर ले लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखेंगे इसमें रख दें, ये 1 1 लिया तो सी बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। परिभाषा इससे बन गई, देखिए कैसे बनी, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, किसी पदार्थ के कितना 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मात्रक निकालना हो तो मात्रक आप इसी से निकाल लेंगे, क्यू क्या है, क्यू का मात्रक होता है कैलोरी, ऊष्मा कैलोरी में नापी जाती है बटे द्रव्यमान कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या दूसरा मात्रक इसका होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या अगला होता है जूल, क्या लिखते हैं इसको, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनके यूनिट हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं अगले खंड में बच्चों, खंड यह है आपका लास्ट है, तो ये कह रहे हैं ए से निम्न चित्रित हुए किसी आदर्श गैस के लिए दाब आयतन ग्राफ दर्शाया गया है, ग्राफ से ज्ञात करना है आपको। ए से बी में किया गया कार्य, देखो प्रक्रम ए से बी में किया गया कार्य निकालना, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है एकदम से। कार्य W जो होता है, W वाला होता है
P इंटू डेल्टा बी। तो ए से बी में तो डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, P इंटू डेल्टा बी। देखो जरा, ए से बी में गए तो दाब कितना इधर है, यहाँ से यहाँ तक 10 है हमारा, तो दाब हमने ले लिया 10 इंटू डेल्टा बी। ए से बी में जाने डेल्टा बी मतलब या फाइनल माइनस इनिशियल, आयतन इधर देखा जाएगा तो इधर 5 है इसके सामने और यहाँ पे 2 है, तो 5 में 2 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस 2 और इंटू लीटर में दिया 1 लीटर बाद 10 पावर माइनस 3 घन मीटर होता है, तो 10 पावर माइनस 3 का गुणा भी कर देंगे, लीटर घन मीटर में आ जाएगा। तो आप इसको हल कर लेंगे तो 10 कितना हुआ, 10 5 में 2 गया 3, 10 त्याई 30, 10 त्याई 30 गुणा 10 के पावर माइनस 3 जूल आ गया। इसको चाहे तो 3 गुणा 10 के पावर माइनस 2 जूल भी लिख सकते हैं। चलिए अब बी से सी में निकालना है, तो इसी प्रकार डब्ल्यू बी सी बराबर पी इंटू डेल्टा भी लगा देंगे बच्चों, है ना। तो प्रेशर पी है, अब बी से सी में जब हम आए, बी से सी में, तो यहाँ भी आयतन जितना था उतने, यहाँ 5 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 5 है। आयतन बढ़ाना है, आयतन ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता नहीं, इसे दाब में प्रभावित, तो केवल दाब प्रभावित होता है आपका। तो इसमें करेंगे क्या, करना ये है आपको कि भाई आयतन जो पहले था V1 था वही V2 है, तो V1 बराबर V2 है, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा जानते हो ना, V2 माइनस V1 हुआ, और V1 भी V है माइनस V2 भी V है आपका, तो बराबर कितना आ गया 0। तो ये हमारा 0 हो गया। तो कुल मिला के कार्य कितना, 0 में किसी संख्या गुणा कर दें उत्तर 0 आएगा। अब इसके बाद में कह रहा है पूरे चक्र में, ये पूरा जो चक्र आपका देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए में किया गया कार्य, तो पूरे चक्र में किया गया कार्य डब्ल्यू, ये देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी ए ऐसे निकाल लेंगे। ये भी पी इंटू डेल्टा भी होता है। तो जरा देखिए इतने में निकालना है, तो इतने में दाब कितना होगा, इतना दाब यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हो रहा है, दाब में इतना ही चाहिए। तो टोटल कितना है यहाँ से यहाँ 10, 10 में 4 घटा दें तो कितना 10 में ये 4 घटा दें तो ये आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 10 माइनस 4, ठीक है। और इंटू डेल्टा भी यहाँ से यहाँ तक, तो डेल्टा भी वही, यहाँ 5 है, यहाँ 2, 5, यहाँ से यहाँ तक 5, 5 में 2 घटा दीजिए तो कितना बचा आपका 5 माइनस 2 बचेगा ना, 5 माइनस 2। और लीटर में है तो 1 लीटर आप जानते हैं, अभी बताया हमने, 1 लीटर बराबर होता है बच्चों 10 के पावर माइनस 3 घन मीटर के, तो इस लीटर को घन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जितना भी आएगा उतने जूल आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, समतापी तथा रुद्धोष्प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए। रुद्धोष्प्रक्रम के लिए दाब व आयतन तथा ताप व आयतन, दाब आयतन में संबंध लिखिए। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझें। तो समतापी प्रक्रम क्या होता है, ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन हो, पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप नियत रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम जो होता है बच्चों, ये बायल के नियमानुसार होता है। बायल का नियम पीवी बराबर के होता है, पीवी बराबर के। आप चाहें तो इसको P1 V1 बराबर P2 V2 भी लिख सकते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद में रुद्धोष्प्रक्रम क्या होता है, रुद्धोष्प्रक्रम जो होता है आपका, इसमें क्या है कि ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना सके, माने ना बाहर की ऊष्मा भीतर आ सके ना भीतर की बाहर जा सके, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को रुद्धोष्प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष्प्रक्रम बाबू जो होता है वो होता है पाइसन के नियम अनुसार। पाइसन नियम होता है पीवी पावर गामा बराबर के। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या P1 V1 के पावर गामा बराबर P2 V2 के पावर गामा, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद में इन्होंने पूछा है रुद्धोष्प्रक्रम के लिए नंबर 1 में दाब व आयतन में संबंध। तो देखिए दाब और आयतन में संबंध जो होता है वो होता है पीवी के पावर गामा बराबर के, ये लिख देना है। यहाँ गामा आप लोग जानते हैं सीपी बटे सीवी होता है। सीपी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है और सीवी क्या होती है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है ना। तो देखते रहिए इसमें। अब इन्होंने पूछा है दूसरा, ताप और आयतन में संबंध। ताप आयतन में संबंध होता है बच्चों, इसको देखिए टीवी के पावर गामा -1 बराबर के, ये ताप और आयतन में संबंध होता है। और दाब आयतन में संबंध क्या होता है, वो ताप और आयतन में टी के पावर गामा बटे पी के पावर गामा -1 बराबर के, ये रिलेशन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अगला क्वेश्चन, 8वां, 8वां क्वेश्चन, 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 8वा
कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा को धीरे धीरे, फिर क्या कह रहे हैं, तेजी से इतना दबाया जाता है कि इसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना करो, गामा का मान 1.5 है। तो आप इसमें देखेंगे कि कह रहा है आयतन जो होता है, आयतन 1/4 रह जाता है। तो बाद वाला आयतन यानी पहले वाला आयतन अगर हम V मान लें तो V2 V1 मान लेते हैं, मान लीजिए, तो V2 बराबर क्या कह रहा है, V1/4। ध्यान दें, इन्होंने कहा है ना, कह रहे कि आयतन अंतिम आयतन प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना करना, आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 1/4 रह जाता है। तो V2 बराबर V1/4 रह जाता है। तो पहले पार्ट में ध्यान से समझे, धीरे धीरे जब दबाया जा रहा है, पॉइंट फर्स्ट में धीरे धीरे दबाने पर, जब धीरे धीरे दबाते प्रक्रम समतापी होगा। कैसा होता है, समतापी। याद रखिए, धीरे धीरे दबाने पर प्रक्रम समतापी होगा। प्रोसेस कैसा होगा हमारा, ये समतापी होगा। प्रोसेस माने होता है प्रक्रम, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम अभी बताया था हमने, बायल के नियम से होता है। तो बायल का नियम क्या होता था, PV बराबर के, तो आपका P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P2 V2 ये हो जाएगा। और P2 का वैल्यू चाहिए हमें, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1/V2। P1 आपका एक वायुमंडल दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ, ये P1 जो दिया है एक वायुमंडल है हमारा, एक वायुमंडल, वायुमंडलीय डार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तो ये P1 हो गया, P1 का मान 1, V1 का मान V1 ही रखो, V2 का मान क्या है, V2 कितना हो जा रहा था, V1/4। तो यहाँ पे V1/4 रख देंगे, V1 से V1 कट जाएगा, 4 पलट के ऊपर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 × 4 बराबर आंसर आएगा 4 वायुमंडल। 4 वायुमंडल ये हमारा निकल आया, 4 वायुमंडल निकल आया। आप क्या करना है, फिर इन्होंने कहा था सेकंड पार्ट में ही कह रहे हैं बच्चों कि तेजी से दबाने पर, जब तेजी से दबाते हैं तो प्रोसेस जो होता है वो आपका तेजी से दबाने पर प्रक्रम रुद्धोष्म हो जाता है। कैसा हो जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम हमने बताया था पाइसन के नियम से होता है। तो इसमें पाइसन के नियम लगेगा बच्चों, PV की पावर गामा बराबर के, तो P1 V1 के पावर गामा देखिए इसमें ये होगा, इससे जब निकालेंगे तो P1 V1 के पावर गामा बराबर हो जाएगा P2 V2 के पावर गामा, है ना। आपको P2 चाहिए, तो P2 बराबर P1 × V1/V2 का होल पावर कितना हो जाएगा, देखो इसके पावर गामा। तो बड़ा P1 1 था बेटा, और V1 आपका V1 ही रखिए, V2 V1/4 था, हैं, और पावर 1.5 है इसका गामा का मान, इसके बेटे 1 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाए 5 × 15 5 दूनी 10, V1 से V1 कैंसिल, 4 ऊपर गया, तो आपका बचा 1 × 4 ऊपर गया, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इस टोटल की पावर कितना है आपका, ये 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 वायुमंडल आ गया। क्या आ गया, 8 वायुमंडल। ऐसे आप इसको निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिद्ध करो कि ये हो गया आपका अंतिम दाब प्रत्येक दशा में निकालना था। सिद्ध करो कि गैस के अणुओं के वर्गमान मूल चाल गैस के परंत ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखें इसमें, तो आपने आदर्श गैस का दाब पढ़ा होगा, P बराबर 1/3 mn V/2/V रख देंगे इसमें, ध्यान से समझे। वी नो दैट आदर्श गैस का दाब, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, P इक्वल टू होता है 1/3 mn V/2 अपॉन कैपिटल V, ये पढ़े हैं। अब जरा देखिए इसमें m × n जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल M के, बराबर होता है गैस का अणुभार, ये मॉलिक्यूलर वेट इसको कहते हैं, गैस का अणुभार, ठीक। तो ये P बराबर था 1/3 1/1/3 ये था।
इसका इसमें गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा PV बराबर 1/3 बचा, और यहाँ क्या बचा, यम एन की जगह यम रख देंगे, ये V बार स्क्वायर हो गया आपका, V बार स्क्वायर। ठीक है, अब गैस समीकरण जो होता है 1 मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण PV बार RT होता है, उठा के वैल्यू यहाँ रख देंगे, PV जगह RT रख देंगे बच्चों, तो हो जाएगा RT बराबर 1/3 और यम V बार स्क्वायर। इससे V बार स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लें तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा V बार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3RT बटे यम। भाई आप देख रहे हैं ना सीधे, V बार स्क्वायर इक्वल 3RT बटे यम। वर्गमूल ले लें तो आपका हो जाएगा दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल जब लेंगे, वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल ले लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट V बार स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3RT बटे यम, इतना हो गया। अब आप देखिए मैं बता दूं वर्ग माध्यमूल चाल VRMS जो होती है वो बराबर होती है बच्चों अंडर रूट V बार स्क्वायर के, तो V अंडर रूट V बार स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर VRMS, तो आपका आ गया VRMS बराबर अंडर रूट 3RT और बटे यम आ गया, ये निकल आया हमारा इतना। ठीक, इसको हम चाहें तो सब R और M तीन को कांस्टेंट मान लें तो हमारा VRMS इसे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। गैस के अणुओं को वर्गमात्र मूल चाल परम ताप की क्या होती, वर्गमूल की क्या होती, अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं 2 मिनट में डिफाइन करता हूँ। ये सीधे इसमें आपका दिया हुआ है SHM करने वाले 9 नंबर क्वेश्चन है। SHM करने वाले एक पिंड का त्वरण दिया अल्फा बराबर -4x, और इसका इन्होंने कहा क्या है, कह रहे हैं इसका दोलन काल, जहां माध्य स्थिति से विस्थापन हमारा x है तो इसका दोलन काल निकालिए। तो देखो भैया अल्फा बराबर दिया है -4x, सीधा सवाल है। तो आप इधर देखेंगे कि अल्फा की जो वैल्यू होता है -ω²x, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -ω² बराबर -4x, x से x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वर्गमूल ले लें तो ओमेगा बराबर कितना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2π बटे कैपिटल T, यहाँ पर रख देंगे 2π अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बटे 1 क्रॉस गुणा कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, सॉरी ये सही है तो आपका T बराबर कितना आ जाएगा, पाई आएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर थोड़ा बड़ा आता है फिजिक्स का, तो थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाया हूं। एक भारी आदर्श स्प्रिंग से 1 kg का भार, ये मास दिया हुआ है आपका, द्रव्यमान m दिया है बच्चों, देखिए ये क्या दिया है, m का मान दिया है 1 kg, लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि, ये लंबाई में वृद्धि y ले लिया, 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम मीटर में बदलें तो 10 गुणा 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्लियर, इस लटकाई जाती है स्प्रिंग का बल नीतांक, यानी स्प्रिंग का बल नीतांक याद करना है आपको, यानी का के निकालना है, लटकाए गए पिंड के को दोलन, पिंड का दोलन काल निकालना है, यानी कैपिटल T निकालना है, बहुत आसान है। तो प्रत्यानयन बल F जो होता है, यह बराबर होता है -kx-ky, इस फार्मूले से हमें k की वैल्यू चाहिए। अब फॉर न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए प्लस लेते हैं, तो आपको k निकालना है, स्प्रिंग का बलतांक, k बराबर होता है F बटे y, है ना बेटा, और F जो होता है वो mg के बराबर होता है और बटे y, तो देखिए y आपका दिया गया है, स्मॉल g का मान ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और y का वैल्यू, y जो हमारा विस्थापन था ये दिया हुआ था, उठा कर रख देंगे, जितना भी आ जाएगा उतने न्यूटन प्रति मीटर आंसर हो जाएगा। और जब हमारा ये k हमें पता चल गया, ठीक है, तो अगर दोलन काल निकालना है तो दोलन काल दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है, T बराबर 2π अंडर रूट m बटे k लगा देंगे, m का वैल्यू ये 2 गुणा पाई का मान 3.14 होता है, रख देंगे 3.14 और अंडर रूट m बटे k,
यम का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, ये दिया 1 रख देंगे और के का वैल्यू हमने निकाला था, जितना हल करेंगे जितना भी आ जाएगा उतने सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका कंप्लीट हो गया लगभग एकदम। ये क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको ऐसे ही बता देता हूं जल्दी से, 2 मिनट लगेगा बताने में, 1 मिनट, इसको देख लीजिए। 2 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हर टाइप का क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन को सबमिट कर दिया है क्वेश्चन में, क्या देखिए। कह रहा है एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया है, y बराबर 0.05 साइन, ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और 1000 टी दिया हुआ है यार, 1000 दिया है बच्चों, 1000 टी और माइनस का 4x, ठीक। तो जहां दुनिया एक्स वाई मीटर में और समय स्मॉल टी सेकंड में, तो आयाम निकालना है, आयाम यानी कि a फाइंड करना है, और आवृत्ति यानी स्मॉल n फाइंड करना है, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है, और तरंग चाल यानी स्मॉल v फाइंड करना है, कोणीय वेग दैट इज ओमेगा फाइंड करना है, और क्या बचा, फिर ये पथांतर पूछ रहा है तो डेल्टा x फाइंड करना है। या देखिए सारी चीजें आप इसमें, तो एक प्रगामी तरंग का समीकरण होता है बच्चों, y बराबर a साइन 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस आंटी नहीं nt माइनस x अपॉन लेमडा, ये x अपॉन लेमडा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन लेमडा। इसको इसमें अप्लाई कर देंगे, तो अब हमें देखना है ये अप्लाई करने के बाद में इन दोनों तुलना करा देंगे, आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या, इस साइन के ब्रैकेट के पहले 2 पाई है, इसमें 2 पाई नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इसी टाइप का बनाना है। तो इसमें 2 पाई का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 2 पाई का भाग दे देंगे, तो आपका समीकरण जो बनेगा बच्चों, y बराबर 0.05 साइन 2 पाई, और इसमें देखिए कोष्टक में आप जब देखेंगे ये अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 टी बटे 2 पाई हो जाएगा, माइनस का ये 4x अपान 2 पाई हो जाएगा। अब इसकी भी तुलना करा दीजिए आप, जब इससे तुलना कराएंगे y बराबर a साइन 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस x बटे लेमडा से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, जब आप तुलना करवाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है जल्दबाजी में, तुलना करने पर तो देखो आयाम हमारा आ जाएगा, साइन के पहले ए है, इसमें ये है, तो a बराबर कितना आएगा, 0.05 निकला है। देखो ये a के पहले, ये साइन पहले ए है, इसमें 0.05 है, तो 0.05 मीटर आ गया। 2 पाई से 2 पाई का टी वाला पद टी वाले के बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर होगा आपका, तो क्या होगा बच्चों, nt जो होगा ये बराबर आ गया हमारा 1000 टी बटे 2 पाई, इतना हो गया। तो ये t से t कट गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 1000 बटे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो 500 बटे पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में और क्या करना है, अब इसके बाद x बटे लेमडा वाला पद लेमडा वाले के बराबर कर दीजिए, तो जब बराबर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी भैया, ठीक। देखिए कैसे आएगी, तो ये आपका इधर कितना था, x बटे लेमडा, तो x बटे लेमडा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x बटे लेमडा ये बराबर 4x बटे 2 पाई के है, 4x बटे 2 पाई, x से x कट गया, ठीक है, पलट दीजिए तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी पाई बटे 2 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब तरंग चाल पूछा था, तो तरंग चाल के लिए सीधे v बराबर क्या लगा देंगे, n लेमडा, n का मान रख देंगे, लेमडा का मान रख देंगे, जितना भी आ जाएगा v बराबर उतने मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ओमेगा निकालना है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई n, पाई 2 पाई इंटू n का वैल्यू रख दीजिए, जितना भी आ जाए उतने रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा इसके बाद में, लेमडा हो गया, ये हो गया, v हो गया, n हो गया। अब इन्होंने कहा यदि दो बिंदुओं के बीच कलांतर दिया हुआ है, कलांतर का मतलब समझ रहे हो, ये वैल्यू जो दी है वो कलांतर डेल्टा फाई की वैल्यू दी है,
पथांतर पूछ रहा है। पथांतर मैंने देखो लिखा डेल्टा एक्स हमें चाहिए, डेल्टा एक्स। तो कलांतर पथांतर में एक बच्चों संबंध होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दे, हमें पथांतर पूछा है, लेमडा का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं वो रख देंगे, डेल्टा फाई का वैल्यू ये दिया इसको रख देंगे, हल कर लेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाए। डेल्टा एक्स बराबर जो भी वैल्यू आएगा उतने मीटर आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। और समय थोड़ा अधिक लग गया, क्वेश्चन काफ़ी होते हैं तो इसको देखने की कोशिश करिए, अच्छे से उसको पढ़िए और आपको सफलता प्राप्त हो। मैं अंत में बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।